नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम तर्कशास्त्र यानी लॉजिक के एक बेहद दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाले हैं। द लॉजिक ऑफ एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट। क्या सिर्फ किसी चीज के बारे में बात करने से या कोई दावा कर देने से यह साबित हो जाता है कि वो चीज सच में इस असल दुनिया में मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े तर्कशास्त्रियों को उलझा कर रखा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ डेस्क पर रखी किताबें हैं और दूसरी तरफ है यूनिकॉर्न। जब ये कहा जाता है कि डेस्क पर किताबें हैं तो यह साफ तौर पर किताबों के असल वजूद की पुष्टि करता है। लेकिन जरा सोचिए, जब कहा जाए कि यूनिकॉर्न नहीं होते तो यहाँ किसी चीज़ के होने का दावा बिल्कुल नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके वजूद को नकारा जा रहा है। मतलब केवल शब्दों का इस्तेमाल कर लेने से यूनिकॉर्न अचानक सच में तो प्रकट नहीं हो जाते हैं ना। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे मुख्य कॉन्सेप्ट की, एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट या सत्तात्मक तात्पर्य। अगर कोई लॉजिकल प्रोपोजिशन किसी विशिष्ट वस्तु के असल वजूद का सीधे तौर पर दावा करता है तो उसे एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट वाला प्रोपोजिशन कहते हैं। लॉजिक का काम सिर्फ यह देखना नहीं है कि कोई बात सच है या झूठ, बल्कि यह समझना है कि असल दुनिया के बारे में आखिर क्या दावा किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले इस लॉजिकल गेम के कुछ बेसिक रूल्स को रिफ्रेश कर लेते हैं। हमारे पास ये 4 स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं, ए, ई, आई और ओ। जैसा कि हम जानते हैं, ए और ई यूनिवर्सल बातें करते हैं, जैसे सभी एस पी हैं या कोई एस पी नहीं है, और वहीं आई और ओ पार्टिकुलर यानी अंशव्यापी बातें करते हैं, जैसे कुछ एस पी हैं। ये टेबल आगे की हमारी पूरी चर्चा का आधार है, तो इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना काफी फायदेमंद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस यानी आई और ओ की तरफ। आम बोलचाल से अलग लॉजिक की दुनिया में कुछ यानी सम का बहुत ही स्ट्रिक्ट मतलब होता है। तार्किक रूप से इसका अर्थ हमेशा कम से कम एक लिया जाता है। तो अगर कोई कहता है कि कुछ सैनिक बहादुर हैं, तो ये महज हवा में तीर मारना नहीं है। ये एक पक्का दावा है कि इस दुनिया में कम से कम एक ऐसा सैनिक तो जरूर मौजूद है जो बहादुर भी है। अब देखिए कि हमारी रोजमर्रा की भाषा कैसे कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। बाईं ओर शेक्सपियर के नाटकों में भूतों का उदाहरण है। जब कहा जाता है कि कुछ भूत शेक्सपियर के नाटकों में दिखाई देते हैं, तो क्या सच में असली भूतों के होने का दावा किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। ये एक भ्रामक भाषाई स्ट्रक्चर है जो सिर्फ लिटरेचर तक ही सीमित है। लेकिन जरा दाईं ओर नजर डालिए, कुछ कुत्ते पालतू नहीं हैं। साहित्य और माइथोलॉजी को छोड़ दें तो इन आई और ओ वाक्यों का हमेशा एक शाब्दिक एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट होता है। यहां सच में कम से कम एक ऐसे कुत्ते के होने का पक्का दावा किया जा रहा है जो पालतू नहीं है। तो अब आते हैं अरस्तु के ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू पर। अरस्तु की पूर्व मान्यता यानी एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन का सीधा सा फंडा यह था कि जिन वर्गों या कैटेगरीज की बात की जा रही है उनमें कोई ना कोई मेंबर जरूर है। उनके हिसाब से खाली या एम्प्टी क्लास जैसी कोई चीज होती नहीं है। और इसी मान्यता की वजह से अरस्तु का मानना था कि ए से आई को लॉजिकली निकाला जा सकता है और ए और ई दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। मतलब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क था जहां मान लिया गया था कि हर बोले गए शब्द का कोई ना कोई वास्तविक वजूद तो है ही। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। चलिए देखते हैं द मार्शियन पैराडॉक्स। और यही है मंगल ग्रह का पैराडॉक्स। मान लेते हैं कि मंगल ग्रह पर कोई नहीं रहता, वो एकदम वीरान है। अब इन 2 वाक्यों को देखिए। बाईं ओर है प्रोपोजिशन ए, मंगल ग्रह के सभी निवासी गोरे हैं, और दाईं ओर है प्रोपोजिशन ओ, मंगल ग्रह के कुछ निवासी गोरे नहीं हैं। अब अगर अरस्तु की बात माने, जहां हर वाक्य में किसी चीज के वजूद का दावा होता है, तो क्योंकि मंगल पर कोई निवासी है ही नहीं, ये दोनों ही वाक्य पूरी तरह से फॉल्स यानी असत्य हो जाएंगे। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा लॉजिकल नियम टूट जाता है। लॉजिक कहता है कि 2 व्याघाती यानी कॉन्ट्राडिक्टरी कथन एक साथ असत्य नहीं हो सकते। उनमें से एक का सच होना तो लाजमी है। मंगल ग्रह के इस खाली वर्ग वाले उदाहरण ने यह साफ कर दिया कि अरस्तु के ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में एक बहुत ही गंभीर स्ट्रक्चरल खामी है। इस खामी को दूर करने के लिए एंट्री होती है जॉर्ज बूल की। देखते हैं बूल का मॉडर्न सॉल्यूशन। बूल का ये फिक्स वाकई बहुत ही क्रांतिकारी था। उन्होंने साफ किया कि सभी एस पी हैं का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एस सच में मौजूद है। इसका असल मतलब है यदि कोई वस्तु एस है तो वो पी है। ये सोचने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देने वाला था। अब यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस किसी वास्तविक चीज के वजूद का दावा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे केवल एक हाइपोथेटिकल कंडीशन या शर्त बता रहे थे।
इस बूलियन इंटरप्रिटेशन ने तो जैसे सारे नियम ही पलट दिए। यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस ए और ई में अब कोई एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट नहीं रह गया। हाँ, आई और ओ में ये अभी भी बरकरार है। इस नए नियम ने सत्तात्मक दोष या एग्जिस्टेंशियल फैलेसी की गुंजाइश को ही खत्म कर दिया। मिसाल के तौर पर अब अगर किसी खाली पीपे यानी बैरल को देखकर कहा जाए कि इस पीपे के सभी सेब जोनाथन हैं, तो कोई इस धोखे में नहीं आएगा कि पीपे में सच में सेब रखे हैं। ये दावा बस एक लॉजिकल शर्त बनकर रह जाता है। तो अब देखते हैं द न्यू स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, यानी विरोध का नया वर्ग। इस बदलाव ने क्लासिकल स्ट्रक्चर की पूरी तरह से कायापलट कर दी। जैसा कि चार्ट में साफ है, एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हुए नियमों का है, जैसे सबऑल्टर्नेशन और कॉन्ट्ररीज। ये वो नियम थे जो इस गलतफहमी पर टिके थे कि हर बात की जारी चीज का वजूद होता ही है, और केवल एक छोटा सा हिस्सा जो कॉन्ट्राडिक्टरीज का है वही इस लॉजिकल क्रांति में सर्वाइव कर पाया। मॉडर्न लॉजिक में अब केवल ये सख्त डायगोनल रिश्ते ही वैलिड हैं। ए पूरी तरह से ओ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है और ई आई को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्योंकि ए और ई अब वजूद का कोई दावा नहीं करते, इसलिए उनके आधार पर आई और ओ का निष्कर्ष निकालना अब लॉजिकली वैलिड नहीं माना जाता। गणित और लॉजिक ने असल दुनिया को ख्याली दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर उन चीज़ों के बारे में लॉजिकली बात करने के लिए जिनका कोई वजूद ही नहीं है, हमें गणित और लॉजिक के नियमों को ही बदलना पड़ जाए, तो क्या भाषा वास्तविकता को तय करती है या वास्तविकता भाषा को आकार देती है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे बोले गए शब्दों और दुनिया की सच्चाई के बीच की लकीर कितनी धुंधली है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।